सो अब देखिएगा चैप्टर का लास्ट पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स। तो सबसे पहले फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड का मतलब क्या है, ऐसे 240 के अंदर फ्रॉड का क्या डेफिनेशन है, फ्रॉड करने के ऊपर क्या पेनल्टी आती है, ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। तो ये सारी बातें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है इन ऐसे 240। तो अपना जो ऐसे 240 है, ये सारी बातें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है ना, तो उस चीज में दोबारा से मैं टाइम नहीं लगाने वाला। तो फ्रॉड को डिफाइन किया गया है इन एसे 240 पैरा 11A ऑफ ऐसे 240 टू बी प्रिस्क्राइब टू बी प्रिसाइज। और फ्रॉड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फ्रॉड क्या होता है, एक इंटेंशनल एक्ट होता है, जानबूझ के किया गया पाप होता है, जो कौन करता है, एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स करते हैं, जो कि मैनेजमेंट के अंदर भी हो सकते हैं, दोस्त चार्ज गवर्नेंस के अंदर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज के अंदर भी हो सकते हैं, या थर्ड पार्टीज के अंदर भी हो सकते हैं, जो किसी प्रकार का डिसेप्शन कर रहे हैं, मतलब छलावा कर रहे हैं, टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रॉड। एंड अगर अपन फ्रॉड की बात करते हैं तो एज ए ऑडिटर आई नीड टू कंसिडर ऐसे 240। तो जब फ्रॉड्स की बात होती है तब वहां पे ऑडिटर अप्लाई करता है ऐसे 240। और अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है तो फ्रॉड के बारे में वो रिपोर्ट करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में इन द कारो, क्लॉज 11 ऑफ कारो। एंड साथ ही साथ अगर फ्रॉड का वैल्यू 1 CR या उससे अबव होता है तो उसके बारे में वो सीजी को रिपोर्ट करता है एज पर 143 सबसेक्शन 12। तो ये सारी बातें ऑलरेडी अपन ने ऐसे 240 में डिस्कस किया है। साथ ही साथ फ्रॉड का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी दिया गया है, फ्रॉड की पेनल्टी कंपनीज एक्ट में भी दी गई है इन सेक्शन 447। ये जो डेफिनेशन है अब इतना रेलिवेंट नहीं रखता आपके लिए इन द न्यू सिलेबस, बिकॉज अब ये अपना लॉ के पोर्शन में था जो अब एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, हटा भी सकते हो। अब देखना अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रॉड के बारे में बताया हुआ है कि फ्रॉड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये एक या दो टॉपिक ऐसा जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग के टॉपिक है, जिसमें कुछ दम नहीं है, जिससे ना एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रॉड। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ फ्रॉड में ना मेनली क्वेश्चन दो से आ सकता है। पहला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। और ये दोनों हमने ऐसे 240 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक बार चाहो तो दोबारा से ऐसे 240 में जाना, हमने बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें वहां डिस्कस की है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। और मेनली यही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ फ्रॉड में। ठीक है ना, फिर बोला फ्रॉड और भी बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे करप्शन हो सकता है, कुछ फ्रॉडुलेंट एंट्रीज हो सकती है, सेल्स में फ्रॉड हो सकता है, कलेक्शन में भी फ्रॉड हो सकता है, एक्सपेंसेस में भी फ्रॉड हो सकता है, पेरोल में भी फ्रॉड हो सकता है, कंप्यूटर के डाटा को ऑल्टर करके भी फ्रॉड हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, और भी अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो मतलब फ्रॉड्स का एक जनरल ज्ञान दे दिया तुमको कि भाई फ्रॉड कितने कितने टाइप्स का हो सकता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था अपना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स अपने ऐसे 240 में कवर्ड हैं। ठीक है ना, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद वी हैव करप्शन, वी हैव फ्रॉडुलेंट एंट्रीज, देन वी हैव सेल्स फ्रॉड, वी हैव कलेक्शन फ्रॉड, वी हैव एक्सपेंसेस फ्रॉड, वी हैव पेरोल फ्रॉड्स, वी हैव डाटा फ्रॉड्स, आईटी फ्रॉड्स। आईटी फ्रॉड्स में जो डिजिटल ऑडिट्स का चैप्टर था अपना, तो उसके अंदर जो आप अलग अलग फ्रॉड्स देखते थे ना, फिशिंग, स्मिशिंग, वेलिंग, वो सारा हो गया, मेलवेयर, वो सारा हो गया। बैंकिंग फ्रॉड में क्या होगा, सिग्नेचर फॉर्ज कर दिया, है ना, चेक में अमाउंट फ्रॉड कर दिया, बंडल में नोट्स मिसिंग है, एटीएम के ट्रांजैक्शन का मिसयूज कर लिया, किसी के क्रेडिट कार्ड के पिन को मिसयूज कर लिया, डेबिट कार्ड के पिन को मिसयूज कर लिया। मतलब एकदम सिंपल चीजें हैं। पेरोल फ्रॉड्स में क्या होगा यार, तुमने एम्प्लॉयज ज्यादा दिखा दिए, एम्प्लॉयज के घंटे ज्यादा दिखा दिए, एम्प्लॉयज ज्यादा दिखाकर, डमी वर्कर्स दिखाकर उनके नाम पे पेमेंट दिखा दिया, पैसे खुद जेब में डाल लिए, उनके घंटे ज्यादा दिखा दिए, अकॉर्डिंगली पेमेंट ज्यादा दिखा दिया, पेमेंट कम करा, खुद अपने जेब में डाल दिए। एक फिक्चर्स एम्प्लॉयज क्रिएट कर दिए, उनके नाम पे सैलरीज दे दी। एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तुमने उनकी आईडीज डीएक्टिवेट नहीं करी। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, तुमने उसकी आईडी डीएक्टिवेट नहीं करी, तो वो क्या कर सकता है, इसके बारे में अपन ने डिजिटल ऑडिट के चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि एक एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला गया और तुमने उसकी आईडी डीएक्टिवेट नहीं करी, तो वो अपने जो भी उसके पास प्रिविलेजेस थे आईटी सिस्टम का, उसको मिसयूज करके डाटा को हैक वगैरह कर सकता है। तो अलग अलग टाइप का फ्रॉड्स दिया हुआ है, मतलब कुछ दम नहीं है इस टॉपिक में, रीड कर लेना। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव डन इन एसेट 240। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव डन इन डिजिटल ऑडिट्स। एंड बैंकिंग फ्रॉड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो। उसके बाद एक टॉपिक आता है फ्रॉड्स अराइजिंग एट डिफरेंट लेवल्स, कि फ्रॉड्स कितने अलग अलग लेवल्स पे अराइज हो सकते हैं।
तो बोला हो सकता है आप पर्सनल गेन के लिए फ्रॉड कर सकते हो, घूसखोरी, ब्राइबरी, पर्सनल गेन के लिए क्या कर सकते हो, फ्रॉड कर सकते हो। कॉर्पोरेट फ्रॉड हो सकता है कि कंपनीज में किस तरीके से फ्रॉड होता है, हाउ फ्रॉड इज डन इन कंपनीज। और तीसरा जो फ्रॉड है वो ऑपरेशनल लेवल पे हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑपरेशनल लेवल पे हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के फ्रॉड है जो हो सकते हैं। ये भी रीडिंग वाला टॉपिक है कि फ्रॉड अलग अलग लेवल पे अराइज हो सकता है। एक पर्सनल गेन के लिए हो सकता है। इंडिविजुअल क्यों फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि उसको पर्सनल फायदा चाहिए, उसको पर्सनल घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, उसके लिए पैसे कमाने हैं, सैलरी से पैसा आ नहीं रहा, तो भाई वो क्या कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, ब्राइवरी कर रहा है। पर्सनली उसको घर में किसी को इलाज कराना है तो वो क्या कर रहा है, पर्सनल गेन के लिए फ्रॉड कर रहा है। तो जैसे कि आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ब्राइबरी बहुत ज्यादा है, और ये जो पार्टिकुलर फ्रॉड है ब्राइबरी के थ्रू, ये बहुत ज्यादा है। तो ये एक फ्रॉड हो गया। फिर बोला कॉर्पोरेट में कैसा कैसा फ्रॉड होता है, तो बोला कॉर्पोरेट में अलग अलग टाइप का फ्रॉड होता है। जैसे आपने सुना होगा डमी कंपनीज बना देती हैं कंपनीज, तो डमी कंपनीज बना देती हैं, फंड्स वहां डाइवर्ट करती हैं, टैक्स बचाती हैं, टैक्स सेविंग्स करती हैं, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज इज समथिंग वेरी कॉमन। उसके बाद एडवांस बिलिंग, सेल ज्यादा दिखाने के लिए, किसी मंथ का किसी क्वार्टर का सेल ज्यादा दिखाने के लिए एडवांस बिल बना देते हैं कि सेल तो हो ही जाएगा, बिल एडवांस में बना दो, है ना। और क्या करते हैं, बुक्स को इन्फ्लेट करके दिखाते हैं नियर द स्टेक होल्डर्स। तो ये क्या हो गया, एडवांस बिलिंग। डमी कंपनीज बना दिया, फंड्स वहां डाइवर्ट कर दिए, टैक्सेस बचा लिया, ये क्या हो गया, डमी कंपनीज। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के थ्रू फ्रॉड। तो अलग अलग फ्रॉड है जो कॉर्पोरेट फ्रॉड, जो कॉर्पोरेट्स में होता है। फिर उसके बाद बात करें ऑपरेशनल लेवल पे एम्प्लॉय क्या क्या फ्रॉड करता है, तो एम्प्लॉय छोटा मोटा फ्रॉड करता है, जैसे कैश की चोरी कर लिया, कैश एप्रोप्रिएशन कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो पेरोल फ्रॉड हो गया, जैसे पेरोल फ्रॉड के बारे में ऊपर भी देखा था हमने। उसके बाद अगर बात करें तो चेक्स वगैरह टेम्पर कर दिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के रिसिप्ट्स वगैरह में कुछ टेम्परिंग हो सकती है तो टेम्परिंग कर दी, कैश मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया। टीमिंग एंड लेडिंग, टीमिंग एंड लेडिंग ये बड़ा अलग तरीके का फ्रॉड है, यूनिक तरीके का फ्रॉड है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टीमिंग एंड लेडिंग कर दिया, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट कर दिया, फॉल्स बिल्स दिखाकर क्या किया, खर्चे निकाल लिए कंपनी से और वो खर्चा खुद के जेब में डाल दिया। जैसे नॉर्मली एम्प्लॉइज क्या करते हैं, व्हाट डू द एम्प्लॉइज डू, कि उनको बोला जाता है भाई ये पार्टिकुलर काम है, ये ऑफिशियल विजिट है, आपको इस ऑफिशियल विजिट के लिए जाना है और जो भी खर्चा है हमसे रीइंबर्समेंट ले लीजिएगा। तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, अलॉन्ग विद द ऑफिशियल बिल्स कुछ पर्सनल बिल्स को भी क्या करते हैं, ऑफिशियल बिल्स दिखा देते हैं। जो कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं उसको भी ऑफिशियल नेचर का दिखा देते हैं और क्या करते हैं, एक्सेस डिसबर्समेंट ले लेते हैं, या कुछ फिक्चर्स बिल्स बना लेते हैं और फिक्चर्स बिल्स बनवाकर क्या कर लेते हैं, डिसबर्समेंट ले लेते हैं। तो फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट हो गया, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम हो गया, पेरोल फ्रॉड हो गया, राइट। डमी एम्प्लॉइज दिखा दिए, डमी एम्प्लॉइज दिखाकर एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा दी, डमी वर्कर्स दिखा दिए। कमीशन स्कीम्स के थ्रू फ्रॉड हो गया, सेल्स ज्यादा दिखाया, सेल्समैन ने सेल्स ज्यादा दिखाया। सेल्स क्यों ज्यादा दिखाया, ताकि मेरे को कमीशन ज्यादा मिल जाए, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ज्यादा कमीशन होगा, सेल्स कम होगा कमीशन कम होगा। तो सेल्स ज्यादा दिखा दिया, फिक्चर सेल्स दिखा दिया ताकि कमीशन ज्यादा मिल जाए, तो ये भी एक टाइप ऑफ फ्रॉड है, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल लेवल पे क्या हो गया, बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए, चेक्स टेम्पर कर दिया यार, ऑनलाइन पेमेंट में कोई फ्रॉड हो गया, बुक्स फॉल्सिफाई कर दिए। ऑफ बुक फ्रॉड्स, एक ऑफ बुक फ्रॉड भी होता है, कि जो पार्टिकुलर अमाउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ उससे पहले ही पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, उससे पहले ही पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। देन कैश मिस अप्रोप्रिएशन, अगेन एक कॉमन चीज है, अगला डिस्कशन मेनली अपना वही रहने वाला है इस पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कैश मिस अप्रोप्रिएशन। टीमिंग एंड लेडिंग ये एक अनोखा टर्म है जो अपन आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट है ना, फॉल्स बिल सबमिट कर दिए, पर्सनल खर्चे ऑफिशियल बिल बनाकर सबमिट कर दिया, क्लेम कर लिया। एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम, एम्प्लॉय को बोला बेटा जो खर्च लगेगा हमसे रीइंबर्समेंट ले लेना, उसमें एम्प्लॉय ने फालतू के बिल बना दिए। पेरोल फ्रॉड, डमी एम्प्लॉयज दिखा दी, नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह होता है तो जो कैजुअल लेबर आता है वो बहुत आता है काम करने के लिए, कैजुअल लेबर 50 आया 60 दिखा दिया, 60 लोगों की सैलरी जो है जेब में डाल दी। कमीशन स्कीम्स कि भाई अपने को क्या करना है, सेल ज्यादा दिखाना है ताकि अपन कमीशन ज्यादा कमा सके, तो इसको बोलते हैं कमीशन स्कीम। तो ये अलग अलग नेचर ऑफ फ्रॉड है जो ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल पे होता है। मतलब ये वाला टॉपिक भी उतना कुछ काम का है नहीं, फ्रॉड्स अराइजिंग एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब ज्यादा कुछ पढ़ाने का है ही नहीं कि मैं तुमको तुम्हारे साथ 1 घंटा वेस्ट करूं यहाँ पे। तुम एक बार रीड करोगे तुम बोलोगे सर ये तो एकदम सबसे ईजी टॉपिक है, राइट।
तो फ्रॉड अराइजिंग एट डिफरेंट लेवल्स, तो पर्सनल गेन्स के लिए हो सकता है, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो सकते हैं। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की बात करें तो एक एडवांस बिलिंग का फ्रॉड है, एक डमी कंपनीज बना दिया, शेल कंपनी बना दिया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करी। ऑपरेशनल लेवल पे फ्रॉड हो सकता है, एम्प्लॉइज कर सकते हैं, तो यहां भी कुछ भी 4-5 ध्यान रख लीजिए। टैंपरिंग ऑफ चेक्स, ऑफ बुक फ्रॉड्स, कैश मिसअप्रोप्रिएशन, टिमिंग एंड लेडिंग, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट, एक्सपेंस रिइंबर्समेंट, फ्रॉड्स, पेरोल फ्रॉड्स, कमीशन स्कीम। तो नाउ बोला प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स, बोला ऐसे फ्रॉड्स को आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे फ्रॉड्स को आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। बोला आपने सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा तो भाई ऐसे टाइप के फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और अगर कोई ऐसा ऐसा टाइप का फ्रॉड करेगा तो बहुत चांसेस है कि वो पकड़ में आ जाए। तो आपको क्या देखना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना चाहिए। उसके अलावा आपको एग्जैक्टली देखना चाहिए कि किस पार्टिकुलर एरिया में किसकी ड्यूटी असाइन की गई है, किस पार्टिकुलर एरिया में किसकी ड्यूटी असाइन की गई है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड एग्जैक्टली ascertain the exact duties of the person concerned who is suspected to have committed a fraud, his relationship to the general routine of the office, and the circumstances in which any non-instance of defalcation have come to light. तो मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को देखना चाहिए एग्जैक्टली मान लीजिए कैश के एरिया में फ्रॉड हुआ है तो कैशियर कौन था, कैश के पास और कैश के ऊपर और किसका किसका एक्सेस था, ठीक है ना, उसकी जनरल ड्यूटीज क्या थी, एज ए रूटीन उसकी ड्यूटीज क्या क्या थी, डिफल्केशन के बारे में कब पता चला, घपलेबाजी के बारे में कब पता चला, किसको पता चला, किसने हमें उस चीज के बारे में बताया, ये सारी चीजें देखिए। और ये देखिए कि आपको किस इंडिविजुअल में शक है कि किसने फ्रॉड किया है, और जिस भी व्यक्ति पे आपको शक है, जिस भी इंडिविजुअल पे आपको शक है कि उसने फ्रॉड किया है, अगर उसकी ऑथोरिटी ज्यादा होगी, अगर उसकी ऑथोरिटी ज्यादा होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका रुतबा ज्यादा होगा, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन एज ए इन्वेस्टिगेटर अपने ज्यादा एरियाज कवर करने होंगे। क्योंकि जिस बंदे ने फ्रॉड किया है, जिस बंदे पे शक है हमें कि उसने फ्रॉड किया है, अगर उसके पास ऑथोरिटी ज्यादा है तो हो सकता है उसने बड़े लेवल पे फ्रॉड किया हो, तो एज ए इन्वेस्टिगेटर अपने एरिया ज्यादा होंगे। और अगर जिस इंडिविजुअल पे हमें शक है उसके पास लिमिटेड पावर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ऑथोरिटी कम है, उसकी बातें सुनी कम जाती हैं, तो अपना जो एरियाज कवर्ड होगा इन्वेस्टिगेशन में वो भी कम होगा। एंड फाइनली ही शुड हैव ए लुक एट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। तो देखिएगा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सर, एकदम इजी टॉपिक है, ये जो पहले 2 टॉपिक्स है ना एकदम इजी टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा 240 में डिस्कस करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट 240 में डिस्कस करते हैं, करप्शन, फ्रॉडुलेंट एंट्रीज, सेल्स फ्रॉड दम नहीं है टॉपिक में रीड कर सकते हो, कलेक्शन फ्रॉड दम नहीं है फ्रॉड में टॉपिक में रीड कर सकते हो, एक्सपेंसेस फ्रॉड दम नहीं है टॉपिक में रीड कर सकते हो, पेरोल फ्रॉड्स, डाटा फ्रॉड्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड्स। उसके बाद फ्रॉड्स अराइजिंग एट डिफरेंट लेवल्स, पर्सनल गेन के लिए कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, जिसको बोलते हैं ब्राइबरी। तो ब्राइबरी मतलब क्या हो गया भाई, ब्राइबरी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पैसा, गिफ्ट या फेवर एक एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है किसी और से, और उसके बदले क्या कर रहा है, उसके लिए कुछ काम करके दे रहा है, उसके बदले उसके लिए कुछ काम करके दे रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो गया, जिसके अंदर एडवांस बिलिंग का फ्रॉड हो गया, डमी कंपनीज बनाने का काम हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग कंपनीज हो गई, और फाइनली फ्रॉड सेट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज हो गया। That is tampering of checks, oblique drafts, oblique online payments, oblique receipts, off book frauds, cash misappropriation, teaming and leading। टीमिंग एंड लेडिंग का भी कॉन्सेप्ट मुझे याद आ गया, ऐसा 240 में आपके साथ बहुत बढ़िया से डिस्कस किया ऑलरेडी मैंने, तब दोबारा से डिस्कस करने की नीड ही नहीं है। बहुत बढ़िया से ऐसा 240 के अंदर हमने डिस्कस किया है कि टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था टीमिंग एंड लेडिंग का, कि मान लीजिए लेटर से एक डेटर आया और डेटर ने ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 50,000 रुपए देने हैं, और डेटर 50,000 देके चला गया, तो डेटर को 50,000 देना था, डेटर 50,000 देके चला गया। अब एज ए एम्प्लॉय मैं ये दिखाऊंगा मैनेजमेंट के सामने कि डेटर 30,000 देके गया है, 50,000 नहीं देके गया है, और 20,000 रुपए में डाल दूंगा अपने जेब में। ठीक है, 20,000 रुपए डाल दूंगा मैं अपने जेब में। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटर 1 है उसका अकाउंट तो 20,000 रुपए से खुला रह गया है ना, उसका अकाउंट तो मुझे 20,000 रुपए से खुला रह गया, तो अब मुझे उसका अकाउंट भी क्लोज करना है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो डेटर 2 एक और डेटर है, वो डेटर आया, अब उस डेटर को भी देने थे कंपनी को 50,000 रुपए, और उसने भी दिए 30,000 रुपए। ठीक है, उसने भी दे दिए पूरे 50,000 रुपए। अब मैं फिर से क्या दिखाऊंगा कि डेटर 2 ने ना खाली 30,000 दिया है, वापस से मैं फिर से ये दिखाऊंगा कि डेटर 2 ने खाली 30,000 दिया है, और 20,000 रुपए डेटर 1 के अकाउंट में एडजस्ट कर दूंगा, डेटर 1 के अकाउंट में डाल के उसको क्लोज कर दूंगा कि डेटर 1 ने अपना सारा अकाउंट क्लियर कर दिया।
तो जैसे ही डेटर 2 का पैसा आया, जैसे ही डेटर 2 का पैसा आया, तो इन दैट सिचुएशन क्या बना कहानी कि डेटर 1 का अकाउंट तो क्लोज हो गया और डेटर 2 के अकाउंट में 30,000 रुपए है, मतलब 30,000 रुपए आया है, 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। अब मान लीजिए डेटर 3 आया, अब मान लीजिए डेटर 3 आया, अब डेटर 3 ने क्या किया, डेटर 3 का भी 50,000 रुपए का ड्यू था, उसने सारा क्लियर कर दिया। अब मैं ये दिखाऊंगा मैं कि डेटर 3 ने मान लीजिए 20,000 रुपए दिए हैं, 20,000 दिए हैं, 20,000 क्यों दिखाऊंगा, 20,000 रुपए तो मैं डेटर बी में डाल के उसका अकाउंट क्लोज कर दूंगा, और 10,000 रुपए मुझे और चाहिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो 10,000 रुपए और यूज कर लूंगा। और फाइनली जो चौथा डेप्टर आएगा तो मैं भी उससे 30,000 रुपए निकाल के डेटर 3 के अकाउंट में डाल दूंगा और क्लोज कर दूंगा। और ये प्रोसेस चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा जब तक चोरी पकड़ी ना जाए। इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड, इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। तो अलग अलग फ्रॉड है जो ऑपरेशनल लेवल पे हो सकता है, ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज के द्वारा हो सकता है, जैसे चेक स्टैंपर कर दिया, कैश मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, टीमिंग लेडिंग हो गया, फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट हो गया, एक्सपेंस रिम्बर्समेंट स्कीम का हो गया, पेरोल फ्रॉड्स हो गया, कमीशन स्कीम्स हो गया। अब जो आने वाला है वो सारे इंपॉर्टेंट एरिया आने वाला है कि अगर कैश की बात करें तो कैश में घपलेबाजी मेजरली कहां हो सकती है। अगर फ्रॉड्स की बात करें तो फ्रॉड के अंदर जो एक मेजर एरिया है ना जहां फ्रॉड हो सकता है वो हो सकता है कैश में। कहां हो सकता है? कैश में। अब कैश के अंदर जो घपलेबाजी होगी वो कैसे होगी? या तो जो कैश का रिसिप्ट है हम उसमें हेरफेर करेंगे, या तो जो कैश का पेमेंट हुआ है हम उसमें हेरफेर करेंगे। तो या तो जो कैश का रिसिप्ट हम उसमें हेरफेर करेंगे, ये दिखाएंगे पैसा कम आया और पैसे जेब में डालेंगे, या तो जो कैश का पेमेंट हो रहा है हम उस पर हेरफेर करेंगे, ये दिखाएंगे कि पैसा ज्यादा देना है और पैसे जेब में डालेंगे। तो कुछ इसी तरीके से फ्रॉड होगा, इम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स एंड इम्बेजलमेंट इन कैश पेमेंट्स। ठीक है, एंड देन वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैश पेमेंट्स। अब वेरिफिकेशन हर जगह बहुत आसान होता है कि आप वेरीफाई कैसे करोगे। अगर आपने ये समझ लिया चोरी कैसे हो रही है, फ्रॉड कैसे हो रहा है, तो वेरीफाई कैसे करोगे वो बहुत इजी है। तो मेनली आपने ये समझना है कि इम्बेजलमेंट कैसे हो रहा है, घपलेबाजी कैसे हो रही है। अब आप इस टॉपिक के ना इंपॉर्टेंट एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, इम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कैश रिसिप्ट्स में किस प्रकार से इम्बेजलमेंट हो सकता है और एज ए ऑडिटर आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे। अगर तुमको ये समझ में आ गया ना इम्बेजलमेंट कैसे हो रहा है, हेरा फेरी कैसे हो रही है, चोरी कैसे हो रही है, तो यार वेरीफाई करना इज नॉट ए टेक्निकल थिंग। वेरिफिकेशन में हर जगह 3 से 4 सिंपल पॉइंट्स दिया हुआ है, दैट्स इट। बट तुमको इम्बेजलमेंट कैसे हो रहा है, चोरी कैसे हो रही है, वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स, कैसे इम्बेजलमेंट हो रहा है कैश रिसिप्ट्स में। मान लीजिए एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं अपन और उससे सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, आपको मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करना है। अब मान लीजिए लेट अस से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, धंधा कर रही है, सेल कर रही है। अब जो सेल होगा या तो क्रेडिट सेल होगा या कैश सेल होगा, और अगर कैश सेल होगा वो या तो विद डिस्काउंट होगा या विदाउट डिस्काउंट होगा, जो कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है ना, क्रेडिट सेल में भी डिस्काउंट होता है मगर वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और कैश सेल में जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। तो सेल हो रही है या तो क्रेडिट सेल हो रही है या कैश सेल हो रही है, विद और विदाउट डिस्काउंट हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1, हमारे जो भाई साहब हैं कैशियर, हमारे जो भाई साहब है कैशियर मिस्टर पप्पू जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं। तो अब मान लीजिए लाख रुपए के गुड्स बिके हैं मिस्टर ए को, लाख रुपए के गुड्स बिके हैं मिस्टर ए को, यानी 1 लाख रुपीस का गुड्स का सेल हुआ है मिस्टर ए को जो कि कंपनी के डेटर हैं। और ये जो कैशियर भाई साहब है मिस्टर पप्पू, इन्होंने कैश डिस्काउंट दिया है 2,000 रुपए का मिस्टर ए को। ठीक है, कितना दिया है, 2,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया है मिस्टर ए को। तो यहां पे सिंपल सी चीज है यार, 1 लाख का गुड्स बेचा, 2,000 का कैश डिस्काउंट दिया, आने चाहिए 98,000। बट पप्पू ने ये दिखाया कि मैंने कैश डिस्काउंट 3,000 का दिया है। क्या दिखाया, मैंने कैश डिस्काउंट 3,000 का दिया है, एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास 97,000 रुपीज आए हैं। और 1,000 क्या क्या मिस्टर पप्पू ने अपने जेब में डाल दी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वहां पे भाई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एकदम डोमिनोज का पिज्जा वगैरह, डेजर्ट्स वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या करी, 1,000 रुपए की चोरी कर ली, यहां पे 1,000 रुपए की चोरी कर ली। और ये चोरी कैसे की है, बाय शोइंग मोर कैश डिस्काउंट, ज्यादा कैश डिस्काउंट दिखाकर। अब एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां पे जितने अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स अपन डिस्कस करेंगे ना जो कैश रिसिप्ट्स में हो रहा है, तो काफी सारे फ्रॉड्स ऐसे होंगे कि आज की तारीख में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल थोड़ा मोरा भी अच्छा है तो ये सारे फ्रॉड्स आपको वैसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे फ्रॉड्स आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे जहां पहली चीज की कैश के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरी चीज जहां कंट्रोल्स एकदम अच्छे नहीं है। अगर कैश का ट्रांजैक्शन ही नहीं होता तब ये सारे फ्रॉड्स होने के कोई चांसेस ही नहीं है। और अगर कंट्रोल्स अच्छा है तब भले ही कैश का ट्रांजैक्शन होता है बट तभी भी ये सारा फ्रॉड आपको नहीं दिखाई देगा।
आई बिलीव इट इज क्लियर। तो पहला सिचुएशन क्या है, एकदम सिंपल सा सिचुएशन है कि ज्यादा कैश डिस्काउंट दिखाकर पप्पू फ्रॉड कर रहा है और पैसे जेब में डाल रहा है। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, मान लीजिए अब यहां पे 1 लाख का गुड्स बिका, मिस्टर ए को बिका, कैश में बिका, बट पप्पू ने यह दिखाया कि मिस्टर ए को तो हमने क्रेडिट में माल बेचा है। पप्पू को ये क्या दिखाया कि भाई मिस्टर ए को तो हमने क्रेडिट में माल बेचा है, और कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखाकर पैसे अपने जेब में डाल लिए। कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखाकर पैसे अपने जेब में डाल दिए, और जो भी अपना पर्सनल यूज था वो सारा यूज पूरा कर लिया। लेटर ऑन किसी और से फ्रॉड आएगा तो माइट भी वो उस चीज को कवर अप करेगा बाय डूइंग टीमिंग एंड लैडिंग। समझ रहे हो ना? तो ये अपना सेकंड सिनेरियो हो गया। फिर थर्ड सिनेरियो क्या है देखना। अब सेकंड सिनेरियो क्या था, सेकंड सिनेरियो ये था कि ₹1,00,000 का गुड्स बिका मिस्टर ए को, और क्रेडिट में बिका, उसमें बिका, कैश में बिका, बट क्या दिखाया पप्पू ने कि क्रेडिट में बिका है, और ₹1,00,000 जेब में डाल दिए। अब मान लीजिए बाद में मिस्टर ए, लेट अस से, सॉरी नॉट बाद में, मान लीजिए मिस्टर ए अगर जेन्युइनली मिस्टर ए को क्रेडिट में माल बेचा होता, अगर जेन्युइनली मिस्टर ए को क्रेडिट में माल बेचा होता और मिस्टर ए डेटर होते, मिस्टर ए से पैसा मिलना होता, और वो जो डेटर साहब है वो आके सारे पैसे दे देते, मतलब डेटर से ₹1,00,000 मिलना है, डेटर आता है और आके ₹1,00,000 दे देता है, ठीक है। लेकिन कैशियर क्या करता है पता है, कैशियर ये दिखाता है कि अरे भाई मिस्टर ए तो पैसे लेके भाग गया, मिस्टर ए तो पैसे लेके भाग गया, उसने तो वो पैसे वापस ही नहीं दिए, और गुड डेप्थ को बैड डेप्थ दिखाकर वो पैसा अपने जेब में डाल देता है। अब बोलोगे सर ये चीज कैसे पॉसिबल है यार, प्रैक्टिकली स्पीकिंग रियलिस्टिक सिनेरियोज में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बट माइट भी कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यार, सब कुछ लेन देन क्रेडिट में चलता है, कस्टमर्स का कोई ट्रेसिंग नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पे इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो वो जो डेटर है उसके साथ मैनेजमेंट का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तब आप ये चीजें कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज आपको उतनी दिखाई नहीं देने वाली है। यहां लिखा है बोल के वी हैव टू स्टडी कि डेटर आया पैसा दे दिया, और क्या दिखाया एम्प्लॉय ने कि अरे अरे वो तो बैड डेप्थ हो गया, पैसा दिया ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं, उसको बैड डेप्थ दिखा दिया, क्या कर दिया, बैड डेप्थ दिखा दिया, शोइंग गुड डेप्थ एज अ बैड डेप्थ, उसको बैड डेप्थ दिखा दिया। तो ये भी एक सिनेरियो हो गया। तो पहला 3 सिनेरियो क्लियर है, एकदम सिंपल सिंपल सिनेरियोज हैं। अब देखना एक चौथा सिनेरियो है कि एबीसी कंपनी अगेन माल बेचती है, गुड्स बेचती है एक कस्टमर को, मिस्टर राम, ₹1,00,000 का, ठीक है जी। तो पैसे कितने मिलने हैं राम से, ₹1,00,000 मिलने हैं। पैसे कितने मिलने हैं, ₹1,00,000 दिए हैं, राम ने दिया भी ₹1,00,000, राम ने दिया भी ₹1,00,000, बट कैशियर ने रिकॉर्ड किया 90,000, कैशियर ने रिकॉर्ड किया 90,000, कैशियर ने क्या रिकॉर्ड किया 90,000 कि 90,000 मिला है, और ये दिखाया कि 90,000 मिला है, 10,000 मिलना बाकी है। इसका मतलब कैशियर ने क्या किया, एक फ्रॉडुलेंट लेजर एंट्री पास करी और शॉर्ट डेबिट कर दिया अकाउंट को। तो कैशियर ने क्या किया, फ्रॉडुलेंट लेजर एंट्री पास कर दी एंड शॉर्ट डेबिट कर दिया अकाउंट को, और ₹10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर लिए, ₹10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर लिए। इसको बोलते हैं शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये भी एक सिनेरियो हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। तो पहला 4 सिनेरियो क्लियर है। पहला सिनेरियो में क्या था, कैश डिस्काउंट ज्यादा दिखा दिया। दूसरा सिनेरियो क्या था, कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखा दिया। तीसरा सिनेरियो क्या है, गुड डेब्ट को बैड डेब्ट दिखा दिया। चौथा सिनेरियो क्या है, शॉर्ट डेबिट कर दिया कस्टमर अकाउंट को। अब पांचवा सिनेरियो, मान लीजिए पार्टी ए को सेल हुआ है ₹1,00,000 का, ठीक है। अब कैशियर को ₹5,000 चाहिए, एम्प्लॉय को ₹5,000 चाहिए, जिसके पास भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो सोच रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ₹1,00,000 तो आ चुके, ₹1,00,000 तो मैंने अकाउंट्स में भी दिखा दिया, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने दिखाया कि पार्टी ए ने सेल्स रिटर्न किया है ₹5,000 का। क्या किया, पार्टी ए ने सेल्स रिटर्न किया है ₹5,000 का, अकॉर्डिंगली ₹5,000 हमें पार्टी ए को वापस देने पड़े, और वो ₹5,000 उसने इंबेजल कर दिया। कोई सेल्स रिटर्न है नहीं रियलिटी में। और अगर एम्प्लॉय शाना होगा, समझदार होगा, उसको यह पता है कि 5,000 का माल रिटर्न आया, मतलब इन्वेंट्री में भी 5,000 का माल ज्यादा दिखना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को भी ऑर्डर कर लेगा। अगर उसके पास अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस है तो उसके लिए बहुत ईजी होगा। और अगर उसके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं है तो मे बी वो बंदा जिसके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का एक्सेस है, मे बी उसके साथ कॉल्यूड करके वो ऐसा काम कर सकता है, ठीक है ना, कि मैं 5,000 का सेल्स रिटर्न दिखा रहा हूं, तुम भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को 5,000 से ऑल्टर कर लो और दोनों भाई मिलके खाएंगे।
तो ये भी एक सिचुएशन बन गया। तो ये क्या हो गया, एडजस्टिंग ए फिक्चर्स सेल इन एडजस्टिंग ए फिक्चर्स क्रेडिट इन अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर ए वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय हिम। इसका क्या मतलब हो गया, एडजस्टिंग ए फिक्चर्स क्रेडिट इन अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, ये हो गया पांचवा सिनेरियो। और छठा सिनेरियो, एक सिक्स्थ सिनेरियो। अब ये कौन सा सिनेरियो है भाई, 5,000 रुपए का सेल हुआ कैश में मिस्टर ए को, और अब कैशियर ने पूरा फुल रिसिप्ट दिया मिस्टर ए को फॉर हिज सेल। ठीक है ना, यानी इश्यू करा रिसिप्ट को फुल पेमेंट का, इश्यू करा रिसिप्ट फॉर द फुल पेमेंट। तो मिस्टर ए सेटिस्फाइड है, मिस्टर ए को कोई डाउट नहीं है, एज ए कस्टमर मुझे क्या चाहिए, फुल रिसिप्ट चाहिए मेरे फुल पेमेंट का। तो मिस्टर ए को फुल रिसिप्ट इश्यू करा, कंप्लीट रिसिप्ट इश्यू करा फुल पेमेंट का। लेकिन क्या होता है कि हर कैश सेल के बदले काउंटर फॉइल जनरेट होता है, और उसी काउंटर फॉइल के हिसाब से बुक्स में अकाउंटिंग होती है। अब कैशियर ने क्या किया, काउंटर फॉइल को ही मैनिपुलेट कर दिया। क्या किया, काउंटर फॉइल को ही मैनिपुलेट कर दिया। What he has done is he has manipulated the counterfoil. He has manipulated the counterfoil. और ये दिखाया 4,000 रुपए मिले हैं। क्या दिखाया, 4,000 रुपए मिले हैं, और काउंटर फॉइल में 4,000 रुपए की ही एंट्री की। ठीक है ना, काउंटर फॉइल में 4,000 रुपए की ही एंट्री कर ली, और 1,000 रुपए क्या किए, डाल दिए अपने जेब में। तो जो भी लेजर रिकॉर्ड्स है, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, उसमें एंट्री 4,000 की हुई है, इन रियलिटी 5,000 आया है, 1,000 रुपए जेब में डल गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार, कि रिसिप्ट तो पूरा इशू करा फुल पेमेंट का, बट काउंटर फॉइल को मैनिपुलेट कर दिया, काउंटर फॉइल को मैनिपुलेट कर दिया। तो ये अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स हैं जो कैश रिसिप्ट में हो सकती हैं, एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स, अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हैं। एक बार देख लीजिए सारे सिनेरियोज को, एक बार देख लीजिए सारे सिनेरियोज को, और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लीजिए द 6 डिफरेंट सिनेरियोज जहां पे हमने डिस्कस किया है एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स। एक 7 सिनेरियो भी है बहुत, जो बहुत ही बहुत ही सिंपल है, कि तुमने कैश बुक में टोटलिंग में गलती कर दी, तुमने कैश बुक में टोटलिंग में कम ज्यादा दिखा दिया। तो वो बहुत सिंपल है यार, कि तुमने कैश बुक में क्या किया, टोटलिंग में ही कैश रिसिप्ट कम दिखा दिया। तो दैट इज समथिंग वेरी सिंपल। ये 6 ठहरे पॉइंट्स थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। तो एक बार इनको देखिए, रीड करिए, नोट डाउन कर लीजिए। So, coming to the book, situations in which money may be embezzled and the various forms that such frauds usually takes place along with the investigation procedure. तो सबसे पहले embezzlement कैसे हो सकता है कैश रिसिप्ट्स में, तो बोला पेनिट्रेटर जो है, जो भी चोर है, जो भी पेनिट्रेटर है, कैशियर है, एम्प्लॉई है, वो ये सारे टेक्निक्स यूज कर सकता है टू embezzle द कैश रिसिप्ट, और सब्सिक्वेंटली उनको कवर अप भी कर सकता है। तो देखिएगा वही सारे सिनेरियोज हैं जो आपने डिस्कस किया है। पहला सिनेरियो, इशुइंग द रिसिप्ट टू द पेई फॉर द फुल अमाउंट कलेक्टेड, एंटरिंग ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑन द काउंटर फॉइल।
then showing a large cash discount than actually allowed, adjusting a fictitious credit in the account of customer for the value of goods returned, sale credit, sales return वाला point, adjusting a cash sale as a credit sale and raising a debit in the account of the customer, then writing off good debt as bad debt and irrecoverable to cover up the amount collected which has been misappropriated, short debiting the customer's account in the ledger with an intention to withdraw the difference when the full amount payable is collected by him, undercasting the receipt side of the cash book. तो एकदम सिंपल सिचुएशंस आप रीड कर लोगे. वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसिप्ट. अब कैश रिसिप्ट को वेरीफाई कैसे कर लोगे? तो ये सोचो यार कि कैश का रिसिप्ट कहां से आ सकता है, कैश की रिसिप्ट कहां से आ सकती है, कमाई कहां से हो सकती है, क्योंकि जितने भी अलग अलग फॉर्म से कैश रिसिप्ट जनरेट होगा वहां चोरियां भी हो सकती है. तो वहां आपको वेरिफिकेशन भी करना होगा, उन एरियाज के रिगार्डिंग एविडेंसेस भी लेने होंगे. तो मतलब आप एविडेंसेस ऑब्टेन कीजिए एज रिगार्ड्स द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. कितने भी अलग अलग सोर्सेज के थ्रू इनकम आ सकता है उन सब के बारे में आप एविडेंसेस लीजिए. जैसे इन्वेंट्री सेल करके आ सकता है, सेल समरी रजिस्टर हो सकता है, रेंटल, आपने रेंट के थ्रू अगर कैश जनरेट किया है तो रेंटल रजिस्टर होगा, करस्पॉन्डेंस विद कस्टमर होगा. ठीक है. फिर उसके अलावा आप जो भी रिसिप्ट वगैरह इश्यू करते हो उसका कार्बन कॉपी निकलता है कि नहीं? कार्बन कॉपी निकलता है. तो आप सारे कार्बन कॉपीज को वेरीफाई कीजिए. ओरिजिनल रिसिप्ट तो आपने कस्टमर्स को दे दिए हैं, बट खुद आपने कार्बन रिसिप्ट रखा हुआ है, तो आप कार्बन कॉपीज को अच्छे से वेरीफाई कीजिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो वाकई में है, वाकई में क्या कार्बन कॉपी है ऑफ द ओरिजिनल रिसिप्ट इश्यूड अर्लियर, कि जो हमने पहले ओरिजिनल रिसिप्ट इश्यू करा था क्या वाकई में वो उसकी कार्बन कॉपी है या एक फर्जी इनवॉइस है. फिर ये चेक कर लीजिए सबसे अच्छा कंट्रोल क्या होता है पता है कैश के एम्बेजलमेंट को रोकने का, कि डेली का कैश डेली बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, या जो भी कैश कलेक्ट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर बैंक में डिपॉजिट हो रहा है. तो आप पे स्लिप्स चेक कीजिए कि जो भी कैश कलेक्ट हो रहा है वो बैंक में टाइमली डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर एरिया जहां से आप क्या कर सकते हो, कैश रिसिप्ट को वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है. और उसके अलावा और चोरी कहां हो सकती है, ऐसे कौन से कैश रिसिप्ट्स हैं जहां चोरी हो सकती है? सेल ऑफ स्क्रैप, दैट इज वन मेजर एरिया जहां से कैश की चोरी हो सकती है. ठीक है. सेल ऑफ स्क्रैप, कि क्या हो रहा है, स्क्रैप बिक रहा है, कैश में बिक रहा है. उसके अलावा मान लीजिए लेटस से आपने कुछ रूम वगैरह दे रखा है अपने लेबर को रहने के लिए, और उसके बदले आप उनसे क्या करते हो, कुछ रेंट कलेक्ट करते हो. तो आपने कुछ कमरा, कुछ एकोमोडेशन अपने लेबर वगैरह को दे रखा है, कुछ क्वार्टर वगैरह दे रखा है, और उसके बदले क्या लेते हो, उनसे एकोमोडेशन लेते हो. तो वो सारी चीजें भी चेक कीजिए. रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ वेस्ट पेपर, कलेक्शन ऑफ रेंट्स फ्रॉम लेबरर, टेम्पररी अकोमोडेटेड इन गवर्नमेंट कंपनीज क्वार्टर. अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से कोई रिफंड आया है, उनके रिकॉर्ड्स चेक कीजिए. तो अल्टीमेटली जहां जहां से कैश आया भैया सब कुछ वेरीफाई करो. आपने कैश, आपने स्क्रैप में बेचा है, स्क्रैप के रिकॉर्ड्स वेरीफाई कीजिए. आपको लेबरर से रेंट आया है, आप उसको वेरीफाई कीजिए. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से कोई रिफंड आया है, उसको वेरीफाई कीजिए. और हर कैश सेल्स की वाउचिंग अच्छे से कीजिए. हर कैश सेल्स की वाउचिंग अच्छे से कीजिए. हर कैश सेल्स की वाउचिंग अच्छे से कीजिए. तो ये हो गया अपना पहला रिसिप्ट, दैट इज एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स. एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट्स. ठीक है ना. तो वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन में अपने सिंपल पॉइंट्स हैं कि आप सोचो कि अलग अलग सोर्सेज से इनकम कहां से आ रहा है, उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस ऑब्टेन कीजिए, कार्बन कॉपीज ऑफ रिसिप्ट चेक कीजिए, पे स्लिप्स चेक कीजिए, और ये देखिए कि पैसा जो है बैंक में फ्रीक्वेंटली जमा हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है ना. और उसके अलावा आप ये चेक कीजिए कि जो भी बाकी जो सन्ड्री रिसिप्ट है, सन्ड्री कैश रिसिप्ट है, जैसे कि स्क्रैप से पैसा आया, लेबरर के थ्रू रेंट में आया, तो वो सारा प्रॉपर्ली एडजस्ट किया गया है कि नहीं किया गया, वहां कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ है. और कैश सेल्स की वाउचिंग अच्छे से कीजिए, बढ़िया से कीजिए. तो ये एक एरिया होता है. उसके बाद इसका ऑपोजिट क्या होगा, कैश पेमेंट को आपने इन्फ्लेट कर दिया. कैश पेमेंट को आपने क्या कर दिया सर, इन्फ्लेट कर दिया. तो अगेन दैट इज वन ऑफ द एरिया जहां पे फ्रॉड हो सकता है. तो अपने को समझना होगा कि कैश पेमेंट को इन्फ्लेट कैसे किया जा सकता है और उसे वेरीफाई कैसे करना है. और थर्ड एरिया है कि सप्लायर लेजर के थ्रू फ्रॉड कैसे हो सकता है. हाउ कैन द फ्रॉड बी डन थ्रू द सप्लायर लेजर. ठीक है ना. तो जिनको पैसा देना है जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनके अकाउंट के साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है. उसके बाद फ्रॉड थ्रू कस्टमर लेजर, जिनसे पैसा मिलना है जो हमारे डेटर हैं, उनके अकाउंट के साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है. और फाइनली आता है इन्वेंट्री फ्रॉड, कि हमारे इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में फ्रॉड किस किस तरीके से हो सकता है.
तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये सारे अपने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि कैश में घपलेबाजी कैसे कैसे हो सकती है। पहला एरिया आपने डिस्कस किया एम्बेजलमेंट इन कैश रिसिप्ट। अब दूसरा एरिया डिस्कस करने वाले हैं एम्बेजलमेंट इन कैश पेमेंट, कि कैश का पेमेंट को ज्यादा दिखा दिया गया, फिर सप्लायर लेजर, फिर कस्टमर लेजर, है ना, और फिर इन्वेंट्री। ठीक है, तो अलग अलग वेज है इम्बेजलमेंट के, अलग अलग वेज है इम्बेजलमेंट के कि कब कब पैसे को इम्बेजल किया जा सकता है, किस किस प्रकार से पैसे को इम्बेजल किया जा सकता है, और इस चीज को रोकने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर परफॉर्म होना चाहिए। अब देखिएगा जो सेकंड पार्ट है अपना, दैट इज इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि कैश पेमेंट को इन्फ्लेट करके आप किस तरीके से फ्रॉड कर सकते हो। हाउ द कैश पेमेंट्स फ्रॉड्स मे बी डन। तो बहुत सिंपल है यार, मतलब एक बार रीड करके जो पॉइंट्स होता है ना समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। वैसा ही यही है कि कैश पेमेंट फ्रॉड कैसे हो सकता है। तो पेमेंट यानी खर्चा करते हुए किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, इन्फ्लेट करके, कैश पेमेंट को इन्फ्लेट करके। तो एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट डबल पेमेंट हो गया, एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट डबल पेमेंट हो गया, ठीक है, या फर्जी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हो गया और पैसा जो है वो ट्रांसफर हो गया किसी और पार्टी के अकाउंट में। ठीक है, तो एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट डबल पेमेंट हो गया, या कोई फर्जी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हो गया और पैसा जो है वो ट्रांसफर हो गया पेनिट्रेटर के अकाउंट में, जो भी जिसने भी फ्रॉड किया है उसके अकाउंट में। तो ये एक टेक्निक है, सिंपल सा टेक्निक है। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपने पर्सनल खर्चों को बिजनेस का खर्चा बता रहा है, अपने पर्सनल खर्चों को बिजनेस का खर्चा बता रहा है और उसका रिइंबर्समेंट ले रहा है, और राइट। एंड पार्टिकुलरली कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंडिचर का भी पेमेंट कर रही है। कंपनी इज पेइंग फॉर द पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉइज। तो काफी जगह ये होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, बट ये भी क्या है, फ्रॉड का एक तरीका है। एज ए ऑडिटर अगर अपन देखते हैं कि पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिट किया हुआ है P&L में, तो वहां पे आप अपने को रिपोर्ट भी करना होता है एज पर कंपनीज एक्ट। याद है 143 सबसेक्शन 1 स्पेसिफिक इंक्वायरीज, कि अपने को स्पेसिफिक इंक्वायरी भी करनी होती है उस रिगार्ड में। तो अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस से किया गया है बाय फॉल्सिफाइंग डिटेल्स, तो अगेन ये क्या है, एक फ्रॉड है, बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। अब इन्होंने बहुत क्लासिक एग्जांपल दिया है, शोइंग बैटिंग लॉसेस एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। शोइंग बैटिंग लॉसेस एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय है, डायरेक्टर्स है, वो सट्टाबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, है ना, जो क्रिकेट बैट्स वगैरह होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स के बैट्स वगैरह होते हैं, सट्टेबाजी होती है। तो कोई भी प्रकार का बैटिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, पैसा हार रहे हैं और उसको कंपनी का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं भाई कि कंपनी ने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किया है। ऐसा कहां होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा, बट चलो एग्जांपल दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो कुछ सोच के दिया होगा, शायद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को विजुअलाइज करके दिया होगा जिसने बुक बनाया है। तो कैश पेमेंट फ्रॉड का पहला दो तरीका बहुत सिंपल है। पहला, मेकिंग डबल पेमेंट ऑफ एन इनवॉइस और पेमेंट ऑफ फॉल्स इनवॉइस। दूसरा, पेइंग पर्सनल एक्सपेंसेस आउट ऑफ द बिजनेस बाय फॉल्सिफाइंग डिटेल्स, एग्जांपल शोइंग बेटिंग लॉसेस एज एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, विड्रॉइंग अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ कस्टमर्स or amounts falsely credited in the accounts of parties. Withdrawing unclaimed credit balances of customers or amounts falsely credited in the accounts of parties. ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो गया, कस्टमर ने ना ज्यादा पे कर दिया, कस्टमर ने गलती से ज्यादा पे कर दिया, कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया एंड ही मेड एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है ना, तो कस्टमर ने ज्यादा पेमेंट कर दिया और कस्टमर भूल गया उस पेमेंट के बारे में, वो रिफंड लेने नहीं आ रहा है। कस्टमर ने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया और कंपनी भूल गया उस पेमेंट के, कस्टमर भूल गया उस पेमेंट के बारे में, वो रिफंड लेने नहीं आ रहा है। तो वो क्या हो गया, एक अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंस हो गया कस्टमर का, जो फॉल्सली क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, उस बैलेंस को विड्रॉ कर लेगा। एम्प्लॉय क्या कर लेगा, उस बैलेंस को विड्रॉ कर लेगा, यूज कर लेगा और बोलेगा कस्टमर अपना एक्स्ट्रा पैसा लेके वापस चला गया, और कोई उस पर क्वेश्चन भी नहीं करेगा, कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। तो बहुत रेयरली ऐसा होगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बट अगर ऐसा होता है कि कस्टमर फालतू का पैसा देके भूल गया, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो वो जो एम्प्लॉय होगा वहां पे, वो आराम से यहां पे फ्रॉड कर सकता है बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। Then falsely adjusting a refund in the account of customer and withdrawing the credit balance. सिमिलरली यहां पे क्या हो गया, मान लीजिए लेटर्स से हमने ये दिखा दिया कि कस्टमर को किसी चीज का रिफंड देना है, हमने ये दिखा दिया कि कस्टमर को किसी चीज का रिफंड देना है और कस्टमर को रिफंड नहीं दिया, वो पैसे मैंने अपने जेब में डाल दिया। या फिर wrong totaling of the wage sheet and misappropriating the excess amount withdrawn from the bank for payment of wages. अब wages एक ऐसी चीज है ना जो नॉर्मली किसको होता है, लेबरर को होता है। ठीक है, किसको होता है, लेबरर को होता है। और जो लेबर को जो पेमेंट होता है नॉर्मली कैश में होता है, काफी मजदूरों का बैंक अकाउंट वगैरह भी नहीं होता।
और स्पेशली अगर वो कैजुअल लेबर है, यानी आज आ रहा है कल नहीं आएगा, 10 दिन के काम करने के लिए आ रहा है फिर नहीं आएगा, तो स्पेशली वो कैजुअल लेबर है, तो वहां पे ना फेक एम्प्लॉयज दिखाना, फेक लेबर दिखाना बहुत आसान है, या उनको ज्यादा पेमेंट हुआ ये दिखाना बहुत आसान है। वो भोले भाले लोग हैं बेचारे, उनको तुमने क्या किया, उनको तुमने 500 रुपए करके वेजेस दिया मान लो एक दिन का, बट तुम ये दिखा रहे हो मैंने 800 रुपए करके वेजेस दिया, और ऊपर से उसको 50 रुपए अलग से दे दिया। कोई पूछे तो 800 बोलियो, तो वो तो बोल देगा 800 दिया था, तो पकड़ना वहां बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द वेज शीट एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग द एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो एकदम सिंपल पॉइंट्स है यहां पे कि डबल पेमेंट हो रहा है एक इनवॉइस से, या फॉल्स इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हो रहा है, या पर्सनल एक्सपेंडिचर पे किया जा रहा है आउट ऑफ द बिजनेस बाय फॉल्सिफाइंग द डिटेल्स, जैसे कि अपन ने क्या किया, बैटिंग लॉसेस को एडवर्टाइजमेंट चार्जेस दिखा दिया, withdrawing unclaimed credit balances of customers or amounts falsely credited in the accounts of parties, falsely adjusting a refund in the account of customer and withdrawing the credit balance, and wrong totaling of the wage sheet and misappropriating the excess amount withdrawn from the bank for payment of wages. Then verification of cash payment. आप verify कैसे करोगे कैश पेमेंट को? अब जैसे कैश रिसिप्ट में आपने सोचा था कि रिसिप्ट कहां से आया, वैसे कैश पेमेंट में सोचिए पेमेंट कहां जाएगा, और उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस लीजिए। जिस भी पार्टी को पेमेंट हुई है उनसे कंफर्मेशन लीजिए, मजदूरों को पेमेंट हुआ है वहां कंफर्मेशन लीजिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है वहां कंफर्मेशन लीजिए। तो जहां कंफर्मेशन लेना पॉसिबल है कंफर्मेशन लीजिए, जो भी कैश पेमेंट्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस लीजिए, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सी चीज है। तो ऑल द एविडेंस एज रिगार्डिंग कैश पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग एक्नॉलेजमेंट बाय पार्टीज फॉर पेमेंट्स shown to have been made to them should be carefully scrutinized। फिर बोला जितने भी पेमेंट बियरर चेक्स के माध्यम से हुए हैं उनको एग्जामिन करना पड़ेगा, जितने भी पेमेंट बियरर चेक्स के माध्यम से हुए हैं उनको एग्जामिन करना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादातर ये जो कैश का फ्रॉड होता है ना वो बियरर चेक्स के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? बियरर चेक्स के थ्रू होता है। उसके बाद क्योंकि रॉन्ग टोटलिंग ऑफ वेज शीट्स हो रहा था, क्योंकि ज्यादा वेजेस का पेमेंट दिखाकर फ्रॉड हो रहा था, तो जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस का सिस्टम है उसको अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा। वेज शीट का टोटलिंग बराबर हुआ है कि नहीं, कहीं डमी वर्कमैन तो एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं कि फालतू के मजदूर दिखा दिए, मजदूर है ही नहीं, फालतू के एम्प्लॉय दिखा दिए, एम्प्लॉय है ही नहीं। तो ये सारा चीज भी वेरीफाई करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो जहां मजदूर काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जा सकते हो, आप एक बार देख सकते हो कि यार कितने मजदूर हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, एक आइडिया लगा सकते हो कि टोटली कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और कंपनी ने कितना वर्कर्स अपने वेज शीट में दिखा रखा है। Confirmation should be obtained from front partners or directors in respect of amount shown to have been paid to them। जितना भी पेमेंट कंपनी दिखा रही है ना कि हम अपने डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म का आप ऑडिट कर रहे हो और वो दिखा रही है कि इतना पेमेंट हमने अपने पार्टनर्स को दिया है, आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, कंपनी दिखा रही है कि हमने इतना पेमेंट अपने डायरेक्टर्स को दिया है, आप उनसे कंफर्मेशन ले सकते हो। एंड फाइनली जो आपका पेटी कैश बुक होगा, जो आपका पैटी कैश बुक होगा उसको अच्छे से वाउच करना होगा। जो आपका पैटी कैश बुक होगा उसको अच्छे से क्या करना होगा, वाउच करना होगा, बिकॉज वाउचिंग ऑफ द कैश बुक इज वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल। कि आपने अगर इम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसिप्ट को वेरीफाई करना है तब भी आपने कैश बुक की वाउचिंग करनी होगी, और अगर आपने कैश पेमेंट के इन्फ्लेशन को वेरीफाई करना है तब भी आपने पैटी कैश बुक की वाउचिंग करनी होगी। तो एकदम सिंपल आसान पॉइंट्स हैं, ठीक है, एकदम सिंपल आसान पॉइंट्स हैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ कैश पेमेंट्स कैसे करोगे भाई? वेरिफिकेशन ऑल द एविडेंस एज रिगार्ड्स कैश पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग एक्नॉलेजमेंट बाय पार्टीज फॉर पेमेंट शोन टू हैव बीन मेड टू देम शुड बी केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड। जितने भी पेमेंट बियरर चेक्स के माध्यम से किए गए हैं उनको एग्जामिन करना होगा, जो भी सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस है उसे रिव्यू करना होगा, स्पेशली ओवर टोटलिंग ऑफ वेज शीट्स एंड एग्जिस्टिंग ऑफ डमी वर्कमैन। जो भी पार्टनर्स डायरेक्टर्स हैं उनसे कंफर्मेशन लेना होगा और पैटी कैश बुक की वाउचिंग करनी होगी। उसके बाद आता है फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर लेजर। फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर लेजर, अब ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर लेजर, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। जहां यार टाइम लगाने की जरूरत है वहां मैं टाइम लगा रहा हूं, जहां टाइम लगाने की जरूरत नहीं है वहां फालतू में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। तो फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर। अब सप्लायर लेजर में फ्रॉड का मतलब क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है आपको कि सप्लायर लेजर में फ्रॉड का मतलब क्या हो गया कि कंपनी मैनिपुलेट कर रही है रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स अकाउंट्स पेबल ऑब्लिक सप्लायर लेजर, कि कंपनी को जितना पैसा देना है कंपनी उस लेजर में क्या कर रही है? मैनिपुलेशंस कर रही है। कंपनी को जितना पैसा देना है कंपनी उस लेजर में क्या कर रही है? मैनिपुलेशंस कर रही है, फ्रॉड कर रही है।
तो कंपनी क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट्स पेबल ऑब्लिक द सप्लायर लेजर। अब यहां पे एम्प्लॉइज क्या बदमाशी कर रहे हैं और किस तरीके से सप्लायर लेजर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकली सुनना, सोचना, विजुअलाइज करना कि एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं पता है, फिक्चर्स सप्लायर्स क्रिएट कर दे रहे हैं। फिक्चर्स सप्लायर्स मतलब असली में कोई सप्लायर है ही नहीं, असली में कंपनी के 4 सप्लायर्स हैं, 4 की जगह 5 सप्लायर क्रिएट कर दिया। ठीक है, 4 की जगह 5 सप्लायर क्रिएट कर दिया। या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जहां ढेर सारे सप्लायर्स हैं, वहां एक आधा सप्लायर और ऐड करके दिखा दिया। तो फिक्चर सप्लायर क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, फिक्चर सप्लायर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये दिखा रहे हैं कि फिक्चर सप्लायर है, वो अपने को माल बेच रहा है। इनवॉइसेस भी फर्जी बना दिए, इनवॉइसेस भी क्या कर दिया, फर्जी बना दिया। बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी गलत अपडेट करा दिए, और पेमेंट भी क्या हो रहा है, फॉल्स बैंक अकाउंट्स में जा रहा है। तो सब कुछ फर्जी हो रहा है, सब कुछ यहां पे क्या हो रहा है, फर्जी हो रहा है। सप्लायर्स फिक्चर्स क्रिएट हो गए, इनवॉइसेस फर्जी बन गया, और पेमेंट भी जो है फॉल्स अकाउंट में जा रहा है। ठीक है ना, पेमेंट भी जो है फॉल्स अकाउंट में जा रहा है। तो एक तो ये वाला सिनेरियो हो गया, दिस इज सिनेरियो वन, दिस इज सिनेरियो वन कि हाउ फ्रॉड इज कमिटेड इन सप्लायर लेजर, हाउ फ्रॉड इज डन इन सप्लायर लेजर। तो ये क्या हो गया, अपना सिनेरियो वन हो गया कि एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं भाई, फिक्चर्स सप्लायर्स बना रहे हैं, फेक इनवॉइसेस बना रहे हैं, और डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है टू फॉल्स अकाउंट्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है फर्जी सप्लायर नहीं है, फिक्चर सप्लायर नहीं है, फर्जी इनवॉइस भी नहीं है, असली सप्लायर है, जेन्युइन सप्लायर है कंपनी का। बट एम्प्लॉयज ने क्या किया है, कॉल्यूड कर दिया विद सप्लायर, मिल गया सप्लायर के साथ, मिली भगत हो गई है, सप्लायर के साथ सेटिंग हो गई है। सप्लायर के साथ क्या सेटिंग हो गई है कि भाई अगर इनवॉइस 50,000 का होगा ना, 50,000 की जगह 60,000 का बना दियो। इनवॉइस 50,000 का होगा तो 50,000 का जगह 60,000 का बना दियो। तेरे अकाउंट में 60,000 का पैसा जाएगा, 10,000 एक्स्ट्रा जाएगा, 5,000 चुपचाप मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना, 5,000 एक्स्ट्रा तू प्रॉफिट कमा लेना, या और 5,000 मुझे किक बैक कर देना। उसको बोलते हैं किक बैक, कि 5,000 मुझे किक बैक कर देना, मुझे भेज देना। या फिर सप्लायर के साथ सेटिंग हो गया, मान लो मैं परचेज मैनेजर हूं कि भैया देख, कंपनी का सप्लायर फाइनलाइज करने का काम मेरा ही है, मैं ही डिसाइड करूंगा कंपनी का सप्लायर कौन है, और तुझे पता है कितना बल्क में कंपनी सामान खरीदती है। अब मैं तुझे ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा परचेज के, कंडीशन खाली यही है कि जो इनवॉइसेस है तो उसे इन्फ्लेट करेगा। तो इनवॉइसेस इन्फ्लेट करेगा, 5% का मार्जिन रखेगा, 10% का मार्जिन रखेगा, उतने का ज्यादा इनवॉइस बनाएगा, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट तेरे पास आएगा वो तो चुपचाप मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में दे देगा, मेरे बीवी के बैंक अकाउंट में दे देगा, या मेरे को कैश में दे देगा, मुझे किक बैक कर देगा। ये एक तरीका होता है फ्रॉड करने का इन द सप्लायर लेजर। तो और कॉल्यूडिंग विद सप्लायर, इन्फ्लेटिंग द सप्लायर बिल्स एंड इनवॉइसेस, एंड एक्सेस पेमेंट इज डन टू द सप्लायर। मतलब यहां पे क्या हो रहा है सर, हाई अमाउंट परचेज इनवॉइस, यहां पे क्या हो रहा है, हाई अमाउंट परचेज इनवॉइस, हाई अमाउंट परचेज इनवॉइस। एंड फिर सप्लायर क्या कर रहा है पता है, किक बैक कर रहा है, इसको टेक्निकल वर्ड दिया किक बैक। सप्लायर क्या कर रहा है, किक बैक कर रहा है, किक बैक बाय सप्लायर टू एम्प्लॉय अकाउंट। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन नंबर 2 हो गया कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है इन द सप्लायर लेजर। दोनों सिचुएशन क्लियर हुआ, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में फर्जी, सब कुछ फर्जी, फर्जी वाला चल रहा है भाई, फिक्चर सप्लायर, फेक इनवॉइस, डाइवर्टिंग पेमेंट्स टू फॉल्स अकाउंट। सिचुएशन नंबर 2, जेन्युइन सप्लायर है लेकिन इनवॉइसेस क्या किया, इन्फ्लेट कर दिया, इनवॉइसेस इन्फ्लेट कर दिया और किकबैक कर रहा है सप्लायर। ठीक है, और फिर अदर सिचुएशंस बोल सकते हो आप, अदर सिचुएशंस की किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है सप्लायर लेजर में। मान लीजिए अमाउंट पेबल टू सप्लायर्स, और सप्लायर क्लेम नहीं कर रहा, सप्लायर का पैसा अनक्लेम्ड है, सप्लायर का पैसा अनक्लेम्ड है, सप्लायर क्लेम नहीं कर रहा, अमाउंट पेबल टू सप्लायर्स, द मनी इज अनक्लेम्ड, हम दिखा रहे हैं कि सप्लायर को पेबल है बट मनी अनक्लेम्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, उस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है वहां सप्लायर क्लेम नहीं करने वाला, हमें पता है कि वहां पे सप्लायर क्लेम नहीं करने वाला, तो उस पैसे को हम क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। या फिर सप्लायर ने अगर क्रेडिट नोट इशू कर रखा है, हम उस क्रेडिट नोट को सप्रेस कर देंगे। क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे। तो सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इशू कर रखा है, दैट इज बिंग सप्रेस्ड, दैट इज बिंग सप्रेस्ड। तो सप्लायर ने जो भी क्रेडिट नोट इशू कर रखा है, दैट इज बिंग सप्रेस्ड। तो ये भी एक सिचुएशन है। तो ये अलग अलग सिनारियोज हैं कि जहां सप्लायर लेजर में किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है। तो देखना, फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर कैसे कैसे करोगे, एडजस्टिंग फिक्चर्स और डुप्लीकेट इनवॉइसेस एज परचेजेस इन द अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स एंड सब्सिक्वेंटली मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट व्हेन पेमेंट्स आर मेड टू सप्लायर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इनवॉइसेस। मतलब सप्लायर किक बैक कर देगा वहां पे,
इसको वर्ड यूज करते हैं किकबैक। जो क्रेडिट नोट सप्लायर ने इश्यू करा है उसको सप्रेस कर देना, उसको छुपा देना, और जो पैसा सप्लायर क्लेम नहीं कर रहा उसे विड्रॉ कर लेना। Withdrawing amounts unclaimed by suppliers for one reason or another by showing that the same have been paid to them। तो सप्लायर पैसा क्लेम नहीं कर रहा किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, और आपने क्या करा, उस पैसे को खुद विड्रॉ कर लिया और ये दिखा दिया कि सप्लायर ने पेमेंट मांग लिया था और आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है। एंड फाइनली मेरा फेवरेट पॉइंट यहां पे, accepting purchase invoices at prices considerably higher than their market prices and collecting the excess amount paid in cash from the suppliers। अब कैसे वेरीफाई करेंगे बैलेंसेस को सप्लायर लेजर में? तो बोले अगेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लीजिए इन रिलेशन टू परचेज ऑर्डर, और ये चेक कर लीजिए कि सप्लायर के साथ कुछ कॉल्यूजन का पॉसिबिलिटी है क्या, सप्लायर के साथ कुछ कॉल्यूजन का पॉसिबिलिटी है क्या। इसी रिस्क से बचने के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, टॉप लेवल से खुद अपने सप्लायर सेट करती हैं, खुद अपने सप्लायर सेट करती हैं और परचेज मैनेजर के हाथ में डील देती हैं। परचेज मैनेजर को ऑथराइज नहीं करती कि आप जाके सप्लायर फिक्स करो, ठीक है। तो एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन रिलेशन टू परचेज ऑर्डर्स एंड आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूजन विद सप्लायर्स। अब लॉजिकल सा चीज सोचो, लॉजिकल सा चीज सोचो, अगर सप्लायर एग्जिस्ट करता है, अगर सप्लायर से माल मंगाया है, अगर सप्लायर को पेमेंट किया है, तो सप्लायर माल भेजेगा भी, सप्लायर माल भेजेगा भी। जब माल हमारे गोडाउन में आएगा, जब हमारे माल हमारे गोडाउन में आएगा, तो हमारे गुड्स इनवर्ड बुक होता है। क्या होता है? गुड्स इनवर्ड बुक होता है। उस गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री होगा कि नहीं होगा? यस, उस गुड्स इनवर्ड बुक में वहां पे एंट्री होगा। अकॉर्डिंगली हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक भी अपडेट होगा कि नहीं होगा? यस सर, स्टॉक भी अपडेट होगा, ठीक है। तो लॉजिकली क्या होता है, जब सप्लायर माल भेजता है, जब सप्लायर माल भेजता है, जैसे ही सप्लायर ने सप्लाई किया गुड्स, तो एंट्री होगा कि नहीं जीआरएन में? यस सर, एंट्री होगा, जी एंट्री होगा गुड्स इनवर्ड बुक में। और कंपनी क्या करती है? इश्यू करती है जीआरएन, गुड्स रिसीव्ड नोट टू सप्लायर। ये सब होता है प्रैक्टिकली, एंड दिस इज व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू चेक, दिस इज व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू चेक, है कि नहीं? तो परचेज जर्नल को वेरीफाई करना होगा, परचेज जर्नल की वाउचिंग करनी होगी बाय रेफरेंस टू एंट्रीज इन द गुड्स इनवर्ड बुक, ठीक है ना। परचेज जर्नल को वाउच करना होगा बाय रेफरेंस टू एंट्रीज इन द गुड्स इनवर्ड बुक एंड सप्लायर्स इनवॉइसेस टू कंफर्म दैट जो भी अमाउंट सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, क्या माल वाकई में रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था, और सप्लायर के अकाउंट को उतने से क्रेडिट किया गया था या नहीं किया गया था, वरना हो सकता है फर्जी सप्लायर इनवॉइस हो। फिर सप्लायर्स को अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने स्टेटमेंट फर्निश कीजिए, तो आप अपने स्टेटमेंट फर्निश कीजिए, तो मतलब जो हमारे बुक्स में दिखा रहा है हमारा अकाउंटेंट कि सप्लायर को इतना पैसा गया है, इतना ड्यू है, सप्लायर का इतना पैसा बाकी है, तो क्रॉस चेक करने के लिए अपन सप्लायर को भी बोलेंगे कि आप भी अपना बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो, हमें एक बार चेक करना है कि आपके बैंक स्टेटमेंट में हमारे यहां से क्या क्या एंट्रीज हुई है, कितना गया है, कितना आया है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए कि कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, कितना हमने आपको रिबेट दिया है, कितना हमने आपको डिस्काउंट दिया है। So all the suppliers should be requested to furnish statements of their accounts to see whether or not any balance is outstanding or due, so as to confirm that allowances and rebates given by them have been correctly adjusted and were duly authorized by the authorized person। तो जितने भी सप्लायर्स हैं सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फर्निश करें टू सी कि कहीं कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, all due, so as to confirm that allowances and rebates given by them have been correctly adjusted। और फाइनली क्या करोगे आप एज ए ऑडिटर? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेरीफाई करोगे इन रिलेशन टू परचेज ऑर्डर्स इशूड। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी वो सारा चीज आ ही जाएगा एक तरीके से, गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री, जीआरएन इशू करा कि नहीं करा, वो सारा कुछ आ ही जाएगा। एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूशन विद सप्लायर्स। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई द बैलेंसेस इन सप्लायर लेजर, ठीक है। फिर आता है फ्रॉड्स थ्रू कस्टमर लेजर, फिर आता है फ्रॉड्स थ्रू कस्टमर लेजर, मतलब डेटर का खाता, कि अपने को डेटर से पैसा मिलना है। और यहां पे सबसे जो कॉमन टेक्निक है फ्रॉड का वो है टीमिंग एंड लैडिंग, और यहां पे टीमिंग एंड लैडिंग को ही समझाया हुआ है।
यहाँ पे क्या किया हुआ है, टीमिंग एंड लेडिंग को ही समझाया हुआ है। एंड टीमिंग एंड लेडिंग का मतलब मैंने तुमको समझाया कि टीमिंग एंड लेडिंग में क्या होता है, एक कस्टमर से पैसा मिला, एक कस्टमर से पैसा मिला तो हमने क्या किया, उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया और ये दिखाया उस कस्टमर से या तो पैसा मिला ही नहीं है या पार्टली मिला, पार्टली नहीं मिला। फिर अगले कस्टमर से पैसा आया, फिर उस पैसे को हमने फर्स्ट कस्टमर के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया और अब ये दिखा रहे सेकंड कस्टमर से पैसा नहीं मिला। फिर थर्ड कस्टमर का आया तो सेकंड में एडजस्ट कर दिया, फोर्थ का आया थर्ड में एडजस्ट कर दिया। कहानी चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलती जा रही है, जब तक चोरी पकड़ी ना जाए। इसको क्या बोलते हैं, टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। इसको क्या बोलते हैं, टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। और अगर वो एम्प्लॉय समझदार है तो वो पैसे को जमा भी कर देगा दोबारा से, ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए और वो लॉन्ग टर्म तक ये चोरी करता रहे। तो इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। तो फ्रॉड तो कस्टमर लेजर की बात करें तो यहां पे जो सबसे पॉपुलर फ्रॉड है वो टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड है, ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कंफर्मेशन का, इस फ्रॉड को पकड़ने का, कि आप क्या करो एज ए ऑडिटर, एज ए इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट, आप कस्टमर से कंफर्मेशन लो। आप सीधा सीधी कस्टमर से कंफर्मेशन लो विद रिगार्ड टू द बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग, कि कस्टमर भाई साहब कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो आप कस्टमर से अगर कंफर्मेशन लोगे तो अपने आप ही क्या होगा, जो अगर कुछ चोरी वगैरह हुआ है तो पकड़ में आ जाएगा। अनलेस एंड अनटिल के सामने वाले ने कस्टमर के साथ भी कॉल्यूजन किया हुआ है। अगर सामने वाले ने कस्टमर के साथ भी कॉल्यूजन किया हुआ है तो फिर बैंक स्टेटमेंट्स, कैश एंट्री, सब कुछ बहुत ज्यादा और चेक करना पड़ेगा। तो फ्रॉड थ्रू कस्टमर लेजर, तो कस्टमर के साथ आप कैसे फ्रॉड कर सकते थे, बाय द टीमिंग एंड लेडिंग। So fraud through customer ledger, that is by the teaming and leading method, that is misappropriating the amount collected from a customer and crediting his account by the amount paid by him only when an amount is subsequently collected from another customer. Repeating this practice with several items, closing and depositing back the amount और अमाउंट सो मिस अप्रोप्रिएटेड बिफोर द क्लोजर ऑफ द ईयर। लेकिन ईयर बैक से पहले रिवर्सल कर देगा एम्प्लॉय अगर वो समझदार होगा, वरना ईयर एंड ऑडिट में जब आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस दिखेगा ना तो ऑडिटर क्या करेगा, कंफर्मेशन लेना चालू करेगा और वहां पे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और क्या तरीका हो सकता है कस्टमर लेजर के साथ, मतलब मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली एडजस्टिंग हिज अकाउंट बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अलाउंस और रिबेट फॉर एक्सेस प्राइस चार्ज। तो मान लीजिए कस्टमर ने पैसा दिया, 50,000 मिलने से कस्टमर ने दे दिया, हमने दिखाया कस्टमर ने 45,000 दिए और हमने 5,000 का कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया क्योंकि पहले हमने कुछ कस्टमर से एक्सेस चार्ज वगैरह किया था, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है फ्रॉड करने का। And then crediting the amount received from a customer to the account of another customer and subsequently withdrawing the amount wrongly credited। तो भाई टीमिंग एंड लैडिंग ही हो गया, बट टीमिंग एंड लैडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये वन टाइम प्रोसेस है। मतलब टीमिंग एंड लैडिंग का ही फर्स्ट स्टेप है ये। बस टीमिंग एंड लैडिंग में क्या है, वो प्रोसेस आप रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे जब तक पकड़े ना जाओ। और यहां पे क्या है कि आपने एक बार करके छोड़ दिया। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे बैलेंसेस इन द कस्टमर लेजर, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंफर्मेशन ऑफ कस्टमर्स। सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंफर्मेशन ऑफ कस्टमर्स। उससे अच्छा दुनिया में कोई तरीका नहीं है। द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट्स स्टैंडिंग इन देयर अकाउंट्स। क्या लाइन दिया, क्या सेंटेंस दिया यार, रीड करके मजा आ गया, मतलब राइम बना दिया इन्होंने। The investigating accountant should obtain confirmation of customers in respect of the amounts standing in their accounts. Those of them who have no balance in their accounts should be requested to confirm the statement of their accounts for ascertaining कि जो भी एंट्रीज दिखाया गया है वो जेन्युइन है। देन बोला जो भी अलाउंसेस दिए है, जो भी डिस्काउंट दिया है, जो भी सेल्स रिटर्न दिखाया है, जो भी बैड डेप्थ वगैरह हुआ है, उन पे स्पेशल अटेंशन देना है। क्योंकि हमने ये चीज पहले ही देखा था कि डिस्काउंट, जब अपन ने डिस्काउंट के अलाउंसेस दिखाया, जो अपन ने सेल्स रिटर्न दिखाया, जो अपन ने बैड डेप्थ की एंट्री पास करी, तो यहां सबसे ज्यादा फ्रॉड वगैरह होता है। तो स्पेशल अटेंशन इन एंट्रीज को देना है। To confirm that the amount of customer have been debited in respect of goods supplied to them। अब कस्टमर का अकाउंट अपन कौन से गुड्स के रिस्पेक्ट में डेबिट करेंगे, जो अपन ने वाकई उनको सप्लाई किया है, जो अपन ने वाकई उनको सप्लाई किया है। तो हम चेक कर लेंगे ऑर्डर बुक, हम चेक कर लेंगे ऑर्डर बुक, वाकई में कस्टमर का ऑर्डर आया था क्या, वाकई में माल उनको डिस्पैच हुआ था क्या। हम चेक कर लेंगे सेल्स डे बुक कि वाकई में ऑर्डर आया था क्या, वाकई में माल डिस्पैच हुआ था क्या। और इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट क्या करेगा, कंफर्मेशन लेगा ऑफ कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग इन देयर अकाउंट्स। और फाइनली आता है इन्वेंट्री फ्रॉड। फाइनली आता है यहां पे इन्वेंट्री फ्रॉड, ये भी बहुत आसान है।
तो इन्वेंट्री फ्रॉड का मतलब क्या हो गया? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, एक तरीके से कि इन्वेंट्री की चोरी, इन्वेंट्री की चोरी है ना। तो जैसे अगर हम बात करें तो यार ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होता है ना, ये फ्यूचर ग्रुप हो गया, पैंटालून्स हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, तो यहां जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होता है ना, यहां इन्वेंट्री की चोरी आम बात है, आम बात है, मतलब एकदम आम बात है। तुमको पता है एम्प्लॉय राशन चुरा के ले जाता है, एम्प्लॉय जो छोटा छोटा आइटम होता है चिप्स वगैरह ये सारा ये चुरा के ले जाता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें चुरा के ले जाता है। तो ये क्या हो गया? इन्वेंट्री फ्रॉड ही हो गया। ये क्या हो गया? इन्वेंट्री फ्रॉड ही हो गया। एक तो तरीका ये होता है, दिख रहा है बहुत राशन पड़ा है भाई, यहां सीसीटीवी का एक्सेस भी नहीं है, बहुत राशन पड़ा है, सीसीटीवी का एक्सेस भी नहीं है, या फिर सीसीटीवी का एक्सेस है बट अपने को पता है कि सीसीटीवी का कोई सीसीटीवी कैमरा को कोई एक्सेस कर नहीं रहा है, वी नो दैट लूप होल ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। तो एम्प्लॉय क्या करेगा? सीधा सीधी माल उठा के लेके चला जाएगा, सीधा सीधी इन्वेंट उठा के लेके चला जाएगा। एंड बिलीव मी, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत कॉमन चीज है, मतलब हर महीने ऐसे ही 30-40 हजार का राशन एम्प्लॉय चोरी करके ले जाते हैं। एक एक ब्रांच की बात कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है? एम्प्लॉय थोड़ा समझदार है, पहले वो दिखाएगा माल खराब हो गया था जी, माल खराब हो गया था, फेंक दिया, माल खराब हो गया, फेंक दिया, चूहे खा गए थे, माल खराब हो गया, फेंक दिया। और वो क्या करेगा? उसको चोरी कर लेगा, अपने घर पे ले जाएगा, तो दिखा देगा सामान खराब हो गया, डैमेज हो गया बोल के फेंकना पड़ा, वरना कस्टमर गाली देता, और क्या करेगा? अपने घर पे ले जाएगा। तो वो भी एक तरीका हो गया। तो एक तरीका होता है इन्वेंट्री फ्रॉड का कि एम्प्लॉइज में सिंपली रिमूव गुड्स फ्रॉम देयर प्रेमाइसेस। दूसरा तरीका हो गया इन्वेंट्री फ्रॉड का, थेफ्ट ऑफ गुड्स में बी कंसील्ड बाय राइटिंग देम ऑफ एज डैमेज्ड गुड्स। तीसरा तरीका क्या हो गया कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिन्होंने चोरी की है। पहले चोरी करी और चोरी करके इन्वेंट्री रिकॉर्ड में डिफरेंस ना आए बोल के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को भी ऑल्टर कर दिया। पहले चोरी करी और चोरी करके डिफरेंस ना आए बोल के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को भी ऑल्टर कर दिया। और वो कब पॉसिबल होगा? अगर आपके पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड का या तो एक्सेस है, या तो जो बंदा इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है आप उसके साथ मिल बांट के फ्रॉड कर रहे हो, मिली जुली सरकार चल रही है, उसके साथ मिल बांट के फ्रॉड कर रहे हो। एक और तरीका है, बोला प्रोडक्शन में जितना माल लग रहा है आप उससे ज्यादा माल दिखा रहे हो, प्रोडक्शन में जितना माल लग रहा है आप उससे ज्यादा माल दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन में जितना माल लग रहा है आप उससे ज्यादा माल दिखा रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट अस से हमारा रेस्टोरेंट है गुवाहाटी में, चाय पियो कैफे करके बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है। अब मान लीजिए लेट अस से पूरे महीने में जो चीज का कंजम्पशन होता है, पूरे महीने में जो चीज का कंजम्पशन होता है हमारे रेस्टोरेंट के अंदर, वो मान लीजिए 50 केजीज होता है, ठीक है, 50 केजीज। अब जो शेफ वगैरह होता है ना, बहुत स्मार्ट होता है, वो दिखा दे कि मैडम नहीं नहीं 50 केजीज नहीं 60 केजीज चाहिए, इसमें भी चीज चाहिए, उसमें भी चीज चाहिए, इसमें भी चीज जाता है, उसमें भी जाता है, ऐसे कर करके वो दिखा देंगे 60 केजीज चीज चाहिए। तो क्वांटिटी इशूड फॉर प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे, दिखा देंगे, और 10 केजी चीज जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे? अपना घर ले जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया यार? इन्वेंट्री फ्रॉड हो गया। इन्फ्लेटिंग द क्वांटिटीज इशूड फॉर प्रोडक्शन इज अनदर वे ऑफ डिफल्केटिंग रॉ मटेरियल एंड स्टोर आइटम्स। एंड जो फाइनल तरीका है इन्वेंट्री फ्रॉड का कि हमने माल डिस्पैच कर दिया, स्टॉक इज एक्चुअली डिस्पैच्ड बट हमने डेटर के अकाउंट में दिखाया ही नहीं। तो माल डिस्पैच हो गया बट डेटर के अकाउंट में दिखाया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, माल डिस्पैच कर दिया बट डेटर के अकाउंट में नहीं दिखाया, डेटर से मैं भी पर्सनली पैसे ले लिए, डेटर के साथ कॉल्यूजन कर लिया, सेटिंग कर लिया, सस्ते में माल दूंगा, तेरे अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, 50% पैसा तुम मेरे बैंक अकाउंट में दे देना। तो इन्वेंट्री फ्रॉड का अलग अलग तरीका है, बहुत सिंपल तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं। तो इन्वेंट्री फ्रॉड्स आर मैनी एंड वेराइड बट हियर वी आर कंसर्न्ड विथ मेनली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड देयर कंसीलमेंट। बोला पहला तरीका सबसे सिंपल सबसे आसान, एम्प्लॉय चोरी कर लेगा गुड्स। दूसरा डैमेज गुड दिखा के चोरी कर लेगा, मतलब पहला कैटेगरी है थोड़ा कम समझदार एम्प्लॉय, सीधा चोरी कर लिया। दूसरा थोड़ा ज्यादा समझदार एम्प्लॉय, डैमेज गुड दिखाया फिर चोरी कर लिया। तीसरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कर देगा। चौथा प्रोडक्शन में जो यूनिट यूज होनी है वो ज्यादा दिखा देगा और डिफल्केट कर देगा। और पांचवा हमारा डिस्पैच हो गया बट सेल्स अकाउंट में दिखाया ही नहीं, डेटर अकाउंट में दिखाया ही नहीं। अब एज ए ऑडिटर आप वेरीफाई कैसे करोगे प्रोसीजर फॉर डिफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री, या फिर एज ए इन्वेस्टिगेटर आप जब इन फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, सॉरी काफी जगह यार मैंने ना ऑडिटर वर्ड यूज करा जो प्रैक्टिकली गलत है, क्योंकि यहां हम इन्वेस्टिगेटर का काम कर रहे हैं, बट वही है ना ऑडिट पढ़ाने की आदत है, तो यहां पर हम इन्वेस्टिगेटर का काम कर रहे हैं। तो आप एज ए इन्वेस्टिगेटर कैसे वेरीफाई करोगे प्रोसीजर फॉर डिफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री? तो बोला देखो एज ए इन्वेस्टिगेटर आपने पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना,
जो माल रिसीव होगा, जो इन्वेंट्री रिसीव होगा, रिसिप्ट का जो सिस्टम है, स्टोरेज का जो सिस्टम है, इश्यू का जो सिस्टम है, आपने पूरे सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करना चाहिए। माल प्रोक्योर कैसे होता है, इन्वेंट्री प्रोक्योर कैसे होती है, माल रिसीव कैसे होता है, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके बाद उसको स्टोरेज कहां किया जाता है, उसको डिस्पैच कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपने पूरे प्रोसेस को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये जो इन्वेंट्री कॉल्यूशन होता है ना, ये जनरली ये जो इन्वेंट्री कॉल्यूशन होता है, इन्वेंट्री फ्रॉड होता है ना, ये एक एम्प्लॉय के अकेले की बस की बात नहीं है, यहां पे कॉल्यूशन होता है, पूरी टीम मिली होती है। जैसा मैंने फ्यूचर ग्रुप्स की बात करी, पैंटालून्स की बात करी, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनकी बात करी, तो पूरी टीम मिली होती है एम्प्लॉयज की। ठीक है ना, पूरा टीम मिला होता है, तब जाके वो इन्वेंट्री फ्रॉड सक्सेसफुल हो पाता है। पूरा टीम मिला होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिले होते हैं, बिकॉज वहां तुम सिस्टम के बारे में सोचो कि इन्वेंट्री में वो मेटल टैग डिटेक्टर भी लगा रहता है। ठीक है, तुम अगर सीधा सीधा इन्वेंट्री को उठा के लेके जाओगे तो वो बीप करने लगेगा गेट पे, गेट में वो गार्ड भी बैठा होता है, एक सीसीटीवी कैमरा के सामने बंदा भी बैठा होता है, तो ये सारे कॉल्यूड हो जाते हैं, सारे मिल जाते हैं, तब जाके ये इन्वेंट्री फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट है उसको एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा किसकी क्या ड्यूटीज हैं, स्टॉक कौन हैंडल करता है, राइट, स्टॉक कौन हैंडल करता है, माल जब रिसीव होता है तो कौन रिसीव करता है, स्टोरेज की जिम्मेदारी किसकी है, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट है उसको पता करना पड़ेगा कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, और फिर एसर्टेन करना पड़ेगा कहीं इनके बीच आपस में कॉल्यूजन तो नहीं है। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट होगा उसको क्या करना चाहिए, उसको फिजिकल जो क्वांटिटीज हेल्ड है इन्वेंट्री का उसे चेक करना चाहिए, खुद जाके वेरीफाई करना चाहिए कि इन्वेंट्री का कितना फिजिकल क्वांटिटी है, और उसे मैच करना चाहिए विद द इन्वेंट्री का क्वांटिटी दे आर शोइंग इन द बुक्स। तो इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, खुद जाकर फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए इन्वेंट्री को, और उसे मैच करना चाहिए विद द क्वांटिटी शोन इन द बुक्स। एकदम सिंपल सी चीज है। यहां पे सबसे बड़ा रिस्की काम क्या है, एक ही आदमी को सारा कंट्रोल तो नहीं दे दिया, एक ही आदमी को सारा कंट्रोल तो नहीं दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, जिसको इन्वेंट्री देखने का काम दिया गया है कि तुम देखो कि यार इन्वेंट्री सही तरीके से रखा है कि नहीं, उसको ही तुमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने का काम दे दिया, तो भाई वो तो इन्वेंट्री चुरा भी लेगा, रिकॉर्ड्स में ऑल्टरेशन भी कर देगा। तो ये चेक करो कि एक ही आदमी के हाथ में तुमने ज्यादा कंट्रोल तो नहीं दे दिया, एक ही आदमी के हाथ में ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा पावर तो नहीं दे दिया। ठीक है, तो एकदम लॉजिकल सी चीजें हैं। उसके बाद ये चेक करो कि जो भी रिसिप्ट हो रहा है इन्वेंट्री का, जो भी इश्यू हो रहा है इन्वेंट्री का, क्या वो इन्वेंट्री बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, क्या जब माल आता है तो क्या गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री होती है, जब माल जाता है तो क्या गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री होती है, जो भी परचेज हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है क्या, जो भी सेल्स हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है क्या। तो एकदम लॉजिकल सा चीज है, कुछ भी माल आएगा क्लाइंट के प्रेमाइसेस में तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं देखूंगा गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री हुआ क्या, जीआरएन इशू हुआ क्या, माल गया है तो आउटवर्ड रजिस्टर चेक करूंगा। ठीक है ना, गुड्स डिस्पैच नोट होता है, यहां पे गुड्स डिस्पैच नोट इशू किया जाता है, वो वेरीफाई करूंगा। So all the receipts and issues of inventories recorded in the inventory book should be verified by reference to entries in the goods inward and outward register and documentary evidence with regard to purchase and sales. ये देखूंगा परचेज का एविडेंस है क्या, सेल्स का एविडेंस है क्या। फिर जब भी परचेज रिटर्न हो रहा है, जब भी सेल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना, जब भी इनवर्ड बुक में एंट्री हो रही है या जब भी आउटवर्ड बुक में एंट्री हो रही है, मैं करस्पॉन्डिंगली मैच करूंगा कि जो भी फिगर्स है ना, मान लीजिए मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में जो फिगर निकल के आ रही है, फिर इनवर्ड रजिस्टर में जो फिगर निकल के आ रही है, आउटवर्ड रजिस्टर में जो फिगर निकल के आ रही है, ठीक है, फिर इन्वेंट्री बुक के अंदर क्या फिगर निकल के आ रही है, ये सारी चीजें आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें मैं चेक करने वाला हूं। आप एक बार खाली इसको रीड कर सकते हो और रीड करके 3 से 4 पॉइंट याद कर सकते हो। रीड प्लस रिमेंबर 3 to 4 पॉइंट्स। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक आता है फ्रॉड के अंदर। एक तो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, ये ऑलरेडी आपने ऐसे 240 में बहुत अच्छे से कवर किया है, बोल के मैं रिपीट नहीं कर रहा। और एक फ्रॉड डायमंड बोल के आता है, फ्रॉड डायमंड या 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, 4 डायमंड्स या 4 एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। ये टॉपिक भी आपने ऐसे 240 में कवर किया है, बट विद अ डिफरेंट नेम।
आपको याद है हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बोल के टॉपिक पढ़ा था, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बोल के 240 में, जिसमें मैंने तुमको तीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बताए थे। एक इंसेंटिव बताया था, एक अपॉर्चुनिटी बताया था, एक रैशनलाइजेशन बताया था, याद है? और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था बोल के मैं उस चीज में जा नहीं रहा अभी। अब अगर हम 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड की बात करें या फ्रॉड डायमंड्स की बात करें कि फ्रॉड के हीरे, फ्रॉड के 4 एलिमेंट्स, तो वापस से वो 3 इंडिकेटर्स आ रहे हैं यहां पे, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, और साथ में कैपेबिलिटी। साथ में कैपेबिलिटी को भी ऐड कर दिया कि जो बंदा फ्रॉड कर रहा है वो कैपेबल भी है फ्रॉड करने का। मतलब एक तो इंसेंटिव था, उसके पास इंसेंटिव होना चाहिए फ्रॉड करने का, एक था अपॉर्चुनिटी, कंट्रोल्स वीक होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक रैशनलाइजेशन कि वो अपने एक्ट को क्या करता है, रैशनलाइज करता है, जस्टिफाई करता है कि ठीक है यार मैं फ्रॉड कर रहा हूं तो मैं कुछ गलती नहीं कर रहा। और फाइनली कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, यार मेरे पास इंसेंटिव है, कंट्रोल भी वीक है, मैं अपना को जस्टिफाई भी कर पा रहा हूं, बट मेरे अंदर उतनी औकात ही नहीं है कि मैं फ्रॉड कर पाऊं, तो मैं फ्रॉड नहीं कर पाऊंगा, तो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना, मेरे अंदर वो राइट ट्रेड्स भी होने चाहिए फ्रॉड करने के। तो 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड दिया है यहां पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा 240 वाला जो टॉपिक था फ्रॉड इंडिकेटर्स, उसका ही 3 पॉइंट है, खाली एक कैपेबिलिटी ऐड कर दिया, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है, मैंने ज्यादा अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, जितना हो सके कम टाइम के अंदर कोशिश की है कि ये टॉपिक्स अपन कवर कर सके और जितनी रेलिवेंट चीजें हैं अपन कवर कर सकें। तो यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है वो भी खत्म होता है। ये जो फ्रॉड वाला एरिया था इन पार्टिकुलर, बस ये थोड़ा सा टेक्निकल था, बट मोस्ट ऑफ द डिस्कशन वी हैव डन इन ऐसे 240। और इसके अलावा बाकी जो भी टॉपिक था इन्वेस्टिगेशन के अंदर, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी सिंपल।